गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म वाला चैप्टर। आज हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। कहने का मतलब ये है कि थर्ड वाला चैप्टर अपने को स्किप करना है। क्यों स्किप करना है, उसके पीछे रीज़न है कि वो आपके फाइनल एग्ज़ाम के अंदर नहीं आएगा। इसीलिए हम फोर्थ का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, यानी लिंग, धर्म और जाति। ये वाला टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे किस तरह से जो जेंडर होता है उसका क्या रिलेशन होता है पॉलिटिक्स के साथ, रिलीजन जो होता है उसका क्या रिलेशन होता है पॉलिटिक्स के साथ, और कास्ट जो होती है उसका क्या रिलेशन होता है पॉलिटिक्स के साथ। तो ये सारा का सारा इस चैप्टर के अंदर अपन सारा एनालाइजेशन करके और बढ़िया तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है जेंडर एंड पॉलिटिक्स, यानी लिंग और राजनीति। सबसे पहले अपन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहली लाइन के द्वारा। जैसे लिखा हुआ है, दिस इज ए फॉर्म ऑफ हियरार्किकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर बट इज रेयरली रिकग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। कहने का मतलब ये है कि जो जेंडर डिवीजन है ये हमें हर जगह देखने को मिलेगा। हर जगह देखने का मतलब ये है कि समाज में आपको हर जगह, हमारी बात नहीं कर रहे, अपने देश की बात नहीं कर रहे, हर देश के अंदर चले जाओगे वहाँ पर आपको ये डिवीज़न देखने को मिलेगा। बस ये है कि हमारी कंट्री के अंदर थोड़ा सा इंटेंस है, थोड़ा गहन है। इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा जो समाज है उस समाज में क्या देखने में आता है कि पहले से बहुत ही पुराने समय से ही वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, जिसको अपन कास्ट सिस्टम बोलते हैं। उस कास्ट सिस्टम के आधार पर अलग अलग कास्ट बनाई गई, जैसे क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, ब्राह्मण हो गए, शूद्र हो गए। इस तरह से अलग अलग वर्ण बनाए गए और उन वर्ण के हिसाब से उनको क्या दे दिया गया, काम दे दिया गया, भाई ये काम करेगा, ये काम करेगा। तो पहले से ये व्यवस्था चली आ रही है, यानी पहले से ये सारी की सारी व्यवस्था अपने देखने में आ रही है। यानी समाज में हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि जो जेंडर डिवीजन है वो आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा समाज के हर तबके के अंदर। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरी जो अपनी पॉइंट है, द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। क्या कह रहा है कि जो जेंडर डिवीजन है यानी जो लैंगिक असमानता है उसको अपन कैसे समझ सकते हैं। यानी प्राय हमारे समाज में ऐसा समझा जाता है कि जो जेंडर डिवीजन है, जो लैंगिक असमानता है वो नेचुरल है, यानी मैंने कहा ना पहले से चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है, तो नेचुरल है। और अगर इसको बदलना चाहें तो अपन बदल नहीं सकते। इस चीज़ को अगर अपन थोड़ा सा समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जब भी अपन घर की बात करें, घर के अंदर खाना बनाने की बात आती है तो हमारे दिमाग में कौन सी पिक्चर आती है, सीधी पिक्चर आती है कि भाई कोई महिला यानी अपनी जो मदर है वो खाना बनाएगी, पिताजी का कभी भी ख्याल नहीं आता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ये अनचेंजेबल है, यानी समाज ने एक प्रथा बना दी, समाज ने एक धारणा बना ली कि घर के अंदर के काम महिलाएं करनी है, तो उसको अपन नेचुरल माना जाता है और अनचेंजेबल माना जाता है। किसको? सोशल डिवीजन को। इसके अंदर 2 एस्पेक्ट पढ़ने अपने जरूरी है, एक तो सेक्स और एक जेंडर। सेक्स और जेंडर दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। वैसे अगर अपन से पूछा जाता है तो अपन सेक्स में मेल और फीमेल लिखते हैं और जेंडर में मेल और फीमेल लिखते हैं। डिफरेंस क्या है कि जो सेक्स है वो क्या होता है, बायोलॉजिकल होता है। बायोलॉजिकल मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसकी शारीरिक संरचना जो होती है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है सेक्स कि भाई ये लड़का है और ये लड़की है। दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग होता है तो उसको आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन अगर अपन जेंडर की बात करें तो जेंडर जो होता है वो बायोलॉजिकली नहीं होता है, बल्कि जो जेंडर डिवीजन है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स हैं, यानी जो समाज के अंदर जो धारणाएं बनाई गई हैं उन धारणाओं के आधार पर जेंडर डिवीजन जो है वो क्या हुआ है, डिक्लेयर हुआ है कि भाई जेंडर डिवीजन ये होता है। नहीं, हमारे समाज ने ये जो लैंगिक असमानता है इसकी उत्पत्ति की है, ना कि ये बायोलॉजिकली होता है। बाद में जाके समाज ने ऐसी धारणाएं बना ली कि भाई लड़का तो लड़का होगा तो ये काम करेगा, लड़की होगी तो ये काम करेगी, महिला का ये काम होगा और पुरुष का ये काम होगा। इसी टॉपिक के अंदर अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन, यानी सार्वजनिक और निजी विभाजन। किसका? जेंडर का। इसको थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं।
जैसे थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि घर के जो भी काम होंगे, जैसे लकड़ी काट के लेके आना है, खेत में काम करना है, या फिर पानी भर के लेके आना है, खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करना है, तो प्राय दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि भाई कोई महिला ये काम करेगी। और अगर घर के बाहर के काम देख लिए जाएँ, जैसे कि बाजार जाना है, बैंक में जाना है, बैंक से पैसे निकालने, अकाउंट खुलाना, ये सारे के सारे काम जो होते हैं वो कौन करता है? पुरुष करता है। तो इसी को हम पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन बोलते हैं। जैसे पॉइंट भी लिखा हो, बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वोमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। यानी प्राय क्या मतलब समाज में धारणा बनी है कि घर के जो काम होंगे, जैसे घर का काम है, बच्चों की देखभाल करना, उनके लिए खाना बनाना, ये सारी जिम्मेदारी किनकी होगी? महिलाओं की होगी। इसी में इस चीज़ को अपन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, अधिकतर घर के अंदर के काम जो होते हैं वो क्या कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। और अगर महिलाएं नहीं करती हैं तो अगर उनके पास कोई डोमेस्टिक हेल्पर होता है, यानी कोई नौकर होता है, तो उस नौकर की मदद से वो सारा का सारा काम क्या करवाती हैं? अरेंज करवाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, घर के अंदर का काम वैसे कर कौन रही हैं? महिलाएं कर रही हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। जो ऊपर पढ़ा था सेम वो का वही है कि जो प्राइवेट है, यानी घर के अंदर के काम है वो महिलाएं कर रही है, और जो पब्लिक है यानी बाहर के काम है वो कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है। तो ये एक सिस्टम बना दिया गया, ठीक है। लेकिन क्या घर के अंदर के काम केवल महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकती हैं? पुरुष नहीं कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है घर के अंदर के काम पुरुष नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि घर के काम जो महिलाएं जो घर के काम करती हैं उनके लिए उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, इसलिए उनके काम की कोई क्या नहीं होती है? वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब वही घर के काम के लिए पैसा मिलता है तो पुरुष वो काम करने के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर अपन देखना चाहें, जितने बड़े बड़े होटल होते हैं उन होटल के अंदर जो शेफ होते हैं, जो कुक होते हैं, वो कुक और शेफ मोस्टली क्या होते हैं? पुरुष ही होते हैं, जो खाना बनाने का काम करते हैं। इसी तरह से अगर अपन बाजार में टेलरिंग की बात करें, जो सिलाई का काम करते हैं, दर्जी जो होते हैं, तो वो भी प्राय कौन होते हैं? पुरुष ही होते हैं। तो ये काम वैसे तो महिलाओं के होते हैं, घर के अंदर के काम होते हैं, लेकिन उसके बदले पुरुषों को क्या मिल रहा होता है? पैसा मिल रहा होता है, इसलिए वो काम करने के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महिलाओं द्वारा किए गए काम की कोई वैल्यू नहीं होती है, और पुरुषों द्वारा पुरुष अगर कोई घर का काम करता है तो उसकी वैल्यू होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको उसके बदले में क्या मिलता है? पैसा मिलता है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अपन जो डोमेस्टिक हेल्पर होता है, घरेलू जो जिसको अपन नौकर या नौकरानी बोलते हैं, वो क्या करता है? अपने घर का काम भी करता है और दूसरों के घर में जाके काम भी करता है, जहाँ से उसको थोड़ा बहुत खर्चा मिलता है। तो जो घर पर जो उसके द्वारा काम किया जाता है महिला के द्वारा, जो नौकरानी होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि घर का काम तो नॉर्मल होता ही है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा है। अगर अपन और एक एस्पेक्ट देखें तो पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया के अंदर आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। अगर अपन देखें तो पब्लिक जो स्पेयर्स होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, वहाँ पर महिलाओं को बहुत कम पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। अगर वोट की बात करें तो वोट के अंदर भी पुरुष मैन जो होता है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अगर अपन जैसे मैंने कहा कि जो पब्लिक जॉब है उनमें भी किनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है? पुरुषों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो कहने का मतलब है कि जो पब्लिक स्पेयर है उसके अंतर्गत ज़्यादातर प्रायोरिटी किनको मिलती है? मैन को मिलती है, यानी पुरुषों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, महिलाओं को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी इसी को हम जेंडर डिवीजन बोल रहे हैं, लैंगिक असमानता की। पुरुष को तो प्रायोरिटी दी जा रही है और महिलाओं को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। तो जब इस कंडीशन को देखा गया तो महिलाओं ने सोचा कि जब तक हम हमारी जो डिमांड्स हैं, जब तक हम उनको उठाएंगे नहीं, लोगों के सामने नहीं लेके आएंगे, तब तक शायद हमारे साथ ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये होता ही रहेगा, ये समाप्त नहीं होगा। तो क्या हुआ, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाली महिलाओं ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने हक के लिए क्या कर सकें? लड़ सकें। समझ में आ गया? यानी हक के लिए लड़ सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सके। जैसे वोटिंग राइट्स हो गया, और भी कैरियर राइट्स हो गया, मतलब कैरियर में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ठीक है। तो इन सब के लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया? अपने आप को ऑर्गेनाइज करके और मूवमेंट चलाने शुरू कर दिए, आंदोलन चलाने शुरू कर दिए, ताकि उनको उनके क्या मिल सके? अधिकार मिल सके, ठीक है। तो महिलाओं के द्वारा अपने अधिकारों के लिए जो है आंदोलन चलाए गए, इन आंदोलन को फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन आ सकता है फेमिनिस्ट मूवमेंट किसे कहते हो, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट यानी महिलाएं जो हैं, महिलाएं चाहती थी कि उनको भी जितने पुरुषों को अधिकार दिए जाते हैं या अपॉर्चुनिटी दी जाती है उनको भी उतनी ही अधिकार और अपॉर्चुनिटी, वो बराबरी चाहती थी, पुरुषों के बराबर अपॉर्चुनिटी और राइट्स चाहती थी। तो इसके लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाए उनको क्या कहा गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा गया। फेमिनिस्ट भी वही होता है, फेमिनिस्ट कोई पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, यानी वो पुरुष और महिला जो महिलाओं के लिए इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी की क्या करता है, डिमांड करता है, वकालत करता है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए, उसको क्या कहा जाता है, फेमिनिस्ट कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो दिक्कतें थी उनको पॉलिटिक्स के थ्रू क्या करना शुरू किया, एक्सप्रेस करना शुरू किया कि भाई हमें भी बराबर के राइट्स मिलने चाहिए, पुरुषों के समान हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो इस तरह से जब उन्होंने अपने मूवमेंट को बढ़ाया, तो जब उन्होंने अपनी जो दिक्कत थी उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको पॉलिटिक्स के थ्रू एक्सप्रेस किया, तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आया उसका। यानी पॉजिटिव रिजल्ट क्या, आज अपन देखते हैं कि महिलाएं जो उनके लिए पहले जो ये काम करना बहुत ही मुश्किल था, आज महिलाएं डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लॉयर्स भी हैं, टीचर्स हैं, यानी हर फील्ड के अंदर महिलाओं को क्या दिया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है। किसकी वजह से हुआ कि उन्होंने जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको उन्होंने पॉलिटिक्स के थ्रू क्या किया, अराइज किया, जिस वजह से उनकी समस्याएं क्या हुई, ख़त्म हुई और उनको जो अपॉर्चुनिटीज और राइट्स मिलने चाहिए थे वो राइट्स मिले। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपन देख सकते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं जैसे कि स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया और फिनलैंड हो गया, इन कंट्रीज़ में देखने में आता है कि महिलाएं जो हैं उनकी पब्लिक लाइफ के अंदर जो प्रायोरिटी है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइफ में उनको क्या दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। जैसे अपने वहाँ पर क्या होता है कि जैसे अपने घर, हमारे देश में क्या होता है कि घर का काम महिलाएं करती है, खाना बनाना ये करना, वहाँ पर क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं ये सारा काम करें, महिलाएं जो है वो बाहर ऑफिस में काम करती हैं, पुरुष जो होता है वो घर का काम भी करता है, तो ये सारा वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये अपना टॉपिक था जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के अंतर्गत अपन ने एक तो जेंडर और पॉलिटिक्स के बीच में रिलेशन पढ़ा और एक पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न क्या होता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है, फेमिनिस्ट क्या होता है, और जो एग्जाम्पल पढ़ा अपन ने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई इशू रह जाता है और आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।